अ डिजिटल ब्लॉगर उर्फ असीम जुनेजा, जो फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम का मुखौटा लगाकर देश भर के लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ठग रहा है। आपको कहा जाता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो एक गूगल फॉर्म भरिए। दरअसल वो गूगल फॉर्म नहीं, बल्कि आपको फंसाने का फॉर्मेट होता है। आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है, जो हेल्पलाइन नहीं बल्कि ट्रैप लाइन होता है। इसी ट्रैप लाइन में फंसे डिजिटल ब्लॉगर के एक विक्टिम, जिनके साथ हमने बातचीत की। चलिए उनके दर्द की दास्तां आपको सुनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। चलिए सुनते हैं जिनकी कहानी उनकी जुबानी। सर, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि घटना किस तरह आपके साथ शुरू हुई और किस माध्यम से आपने डिजिटल ब्लॉगर से संपर्क किया। सर, मेरे साथ में एक फ्रॉड हुआ था हाँ। 16, 17, 18, 19 मई के दरमियान में हाँ। रात में। वो फ्रॉड मेरे क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए थे हाँ। मेरे मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज करके। हाँ। उसकी मैंने जरूरी कंप्लेन वगैरह सब मैंने साइबर सेल में दे दी थी। हाँ। उसी के दरमियान मैंने उसके बाद में फ्रॉड के बाद में मैंने एक रील्स देखी, उस तरह की चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था मैं। हाँ। तो मुझे माध्यम से डिजिटल ब्लॉगर के बारे में जानकारी मिली। वहाँ पे ये मैंने मैसेज ये यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि हम मतलब आपका फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो फ्रॉड से रिलेटेड आप चीज देख रहे थे, तो चूंकि डिजिटल ब्लॉगर का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में वो अच्छे हैं, तो उनका रील और वीडियो आपके सामने आ गया, फिर आप उनके झांसे में आए। आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो कैसे भरोसा दिलाया आपको कि इस मामले में क्या मदद करेंगे आपकी। सर, उन्होंने 10-20 केसेस के लिंक भेजे जो उन्होंने सॉल्व किए थे। हाँ, अब वो किस लेवल के थे, जहाँ तक बाद में मेरी जानकारी में आया, वो सभी डमी थे। लेकिन उन्होंने कोई 10-20 केसेस के लिंक मुझे भेजे के सामने, इस तरीके से केस सॉल्व किए, इस तरीके से केस सॉल्व किए, इस तरीके से केस सॉल्व किए। और बाद में जहाँ तक पैसे की बात की, तो उन्होंने शुरुआत में कोई पैसे की खास डिमांड नहीं रखी थी। जी। पैसे उन्होंने बहुत पहले बोला ही नहीं था कि हमें कुछ पैसे चाहिए या क्या चाहिए। उन्होंने स्टार्टिंग इस तरीके से किया था कि आप सर्विस लीजिए, यदि समझ में आए तो पैसे देना। तो उन्होंने बातचीत करना चालू किया। मेरी जो हिस्ट्री थी, मतलब केस वगैरह जो मैंने जो फ्रॉड हुआ था उसकी हिस्ट्री से जुड़ी सारी चीजें मेरे से उन्होंने मांगी। 2-3 दिन का टाइम उन्होंने लिया, उन सब चीजों को स्टडी किया, नहीं किया मुझे नहीं पता है। किस प्रकार की सर्विस की बात की सर, किस प्रकार की सर्विस, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या उन्होंने सर्विस सेवा। उन्होंने ये कहा था कि साहब, हम आपकी जो पुलिस कंप्लेन हो रखी है उन कंप्लेन्स को अलग अलग माध्यमों से सीनियर अधिकारियों पे पहुंचाएंगे। हमारे पास उनके लिंक होते हैं, जिनके बारे में उन्होंने पहले अपनी डमी रील्स के बारे में बताया था कि ये हम कि इन लिंकों पे हम इन जरूरी जगहों पे आपके मेल भेजेंगे। एक्सपर्ट पैनल के थ्रू मेल को राइट किया जाएगा। फिर उन मेल्स के बाद में जो जवाब देने होंगे वो सब लीगल टर्म में हम जवाब आपके दिलवाएंगे। और जो पैसा आपका फ्रॉड में फंसा है उसकी तो गारंटी लेंगे ही लेंगे, साथ में कोशिश करेंगे कि जितना आपके ये जो आपका हरेसमेंट हो रहा है उसको भी कंपनसेट करवाएंगे आपके लिए। तो आप ऑलरेडी एक फ्रॉड के शिकार हो चुके थे, जो कि आपने कहा बताया कि डिजिटल फ्रॉड, तो वो किस तरह का फ्रॉड था। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक फ्रॉड के बाद दूसरे फ्रॉड में आप फंसे, तो इस फ्रॉड के बारे में मतलब कब एहसास हुआ कि ये भी एक फ्रॉड है। तो पहले मैं अपने पिछले जो मेन फ्रॉड हुआ था जिसकी वजह से मैं डिजिटल ब्लॉगर से टकराया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। जी। एक हमारे पास में कॉल आता है कि हम सेबी रजिस्टर्ड फर्म हैं और ऐसे ऐसे आपको टिप्स देंगे, आप कोई चार्ज नहीं लेंगे। शुरुआत में यदि शेयर बाजार से जुड़ी हुई कुछ टिप्स आपको देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें टिप्स देना चालू किया व्हाट्सएप पे। बाद में उन्होंने कहा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। हम टेलीग्राम चैनल पे जुड़ गए, वहाँ पे उनके टिप्स आते थे। फिर उसके बाद उन्होंने 2 तरीके से हमें टारगेट किया था। पहले तो वो छोटे छोटे देखिए बिटकॉइन के बारे में, शेयर बाजार से क्रिप्टो के बारे में बताया कि अब आप क्रिप्टो में भी करेंगे। हमने कहा था कि हम क्रिप्टो में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कहा था आप अपना हम आपको लिंक देते हैं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप क्रिप्टो करिए मत करिए, आप देखते रहना। तो वो उन्होंने डाउनलोड करवाया एप्लीकेशन। उसी एप्लीकेशन में दोनों चीजें थी, शेयर बाजार का भी था और क्रिप्टो का भी था, बट केवल टिप्स आते थे, कोई डील नहीं होती थी। हम तो देखते रहे, कुछ मैंने ट्रेड किए, कुछ पॉजिटिव ट्रेड भी थे, बट ज्यादा
ज्यादातर ट्रेड उनके वैसे ही थे। तो मैं भी उतना प्रोएक्टिवली उनको, जब मेरे को लगा, जो शुरुआत के कोई ट्रेड काम नहीं किए थे, बीच में एक आधा ट्रेड काम किया था, तो मिक्स में कह सकता हूँ उनका जो ओवरऑल उनका आउटपुट था वो मिक्स था, 50-50 था, लगेगा भी नहीं भी लगेगा। तो मैंने फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। अचानक से रात में मेरे मोबाइल से पैसे जाने लगे, मेरे कार्डों से और बैंक अकाउंट से, धीरे धीरे 5-5, 7-7 हजार के ट्रांजेक्शन होते थे छोटे छोटे पीसों में, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते थे, एक नहीं होता था, मतलब 5-5 हजार के ऐसे 10 ट्रांजेक्शन होंगे, 50 हजार के, इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो लगे। तो मेरे कुल मिला के मेरे अकाउंट से लगभग 7.5 लाख रुपए एग्जैक्टली चले गए अलग अलग ट्रांजेक्शनों में। अब क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका था, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी थी, मैं सोशल मीडिया से मतलब जुड़ा हुआ भी हूँ मल्टीपल पर्पज से, तो मैंने उन चीजों के बारे में एक्सप्लोर करना चालू किया। जब एक्सप्लोर करना चालू किया तो सिस्टम एल्गोरिदम की वजह से मैं डिजिटल ब्लॉगर से टकराया, जहाँ मैंने उनको इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं रील्स देख रहा था, रील्स के थ्रू मैंने उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेजा, वहां से मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज आता है, कॉल आता है। उन्होंने पहले मेरे को, मैंने क्लियर ये बताया था कि भाई मैं ऑलरेडी एक साइबर फ्रॉड में फंसा हुआ हूँ, तो पैसे की कोई भी आपकी मदद में नहीं करूंगा, मैं पैसा किसी भी लेवल पे अभी आपको इनिशियल देने की हालत में नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम पहले आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो उन्होंने मेरे केस की सारी डिटेल्स लिए, कैसे क्या फ्रॉड हुआ, उसके स्क्रीनशॉट, सारे स्क्रीनशॉट्स जैसे जैसे पेमेंट गई है वो सब उन्होंने लिए। स्क्रीनशॉट्स के साथ में फिर उन्होंने मेरी FIR लिए, FIR की दोनों में 2 FIR मैंने अलग अलग डाले हुए थे, साइबर पोर्टल वो लिए, IO का नाम नंबर उन्होंने लिया, कहाँ किस थाने में चल रहा है केस, उसके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद में उन्होंने 10 से 12 केसेस हमें भेजे कि सर आपके टाइप के केसों को देखिए इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसमें प्राइमरी था, जो उन्होंने स्टार्टिंग इस तरीके से किया था कि जो अक्सर जैसे हम साइबर पोर्टल पे कंप्लेन लॉक करते हैं, तो जो बेनिफिशियरी होता है, जहाँ जहाँ पैसे गए होते हैं उनके अकाउंट सेम टाइम लॉक होने लगते हैं, जितना मेरी समझ है। तो क्योंकि वो सेम टाइम सारे लोग हो गए थे, उनमें लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का लीन था। तो उन्होंने ये कहा था कि हम पहले आपको लीन, आपका जितना अमाउंट है उसको रिकवर करवाएंगे, लीन के साथ फिर आपकी जितने भी ये फ्रॉड हुआ है वो तब जो पुलिस कंप्लेन है उसको अपनी एक्सपर्ट एनल के माध्यम से सीनियर अधिकारियों तक, और जो जरूरी नेता लोग इसमें डिजिग्नेटेड अथॉरिटी में अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, अलग अलग गवर्नमेंट कमेटियों में, उन तक पहुंचाएंगे। और वहां पहुंचाने के बाद में हम जो आउटपुट आएगा कोशिश करेंगे कि उससे आपको बेनिफिट हो, आपकी लॉस रिकवरी हो, और लॉस रिकवरी के साथ साथ आपका जो हरासमेंट हुआ कंपनसेशन हो। तो मैंने इनसे कहा था वो तो बहुत दूर की कहानी हो गई, मेरे को उतना नहीं चाहिए, मैं तो कहे कि मेरा जो फ्रॉड हुआ है, लीन हुआ है इनिशियल, वो मिल जाए, और कुछ यदि रिकवर हो सकता हो तो उस हिसाब से। मैंने कहा था कि आपको बहुत छोटा अमाउंट भरना है, 2,000 रुपए का, 1,999 रुपए का इन्होंने हमसे अमाउंट चार्ज किया था। और ये डिस्कशन जो स्टार्ट हुआ था उसकी 10वें दिन की कहानी है। पेमेंट जब इन्होंने मांगी और पेमेंट मांगी, तो मैंने भी ये सोच के पेमेंट दिया था कि मेरा ऑलरेडी इतना लॉस हो गया है, हो सकता है कि मैं 2,000 रुपए दे कहीं थोड़ा बहुत रिकवरी लीन हो गया है उसको रिकवर कर लूं। एग्जैक्टली यही देश के बहुत सारे युवा भी सोच रहे हैं कि यार इतना फ्रॉड हो गया है तो चलो ये 2,000, 5,000, 10,000 मांग रहे हैं तो दे देते हैं, ये तो मदद करना चाहते हैं। इस तरह की मतलब मैं नियमित बात हो रही है, लगातार मेरे पास कॉल आते हैं, और ये फ्रॉड के जो शिकार हो चुके हैं वो उनके सॉफ्ट टारगेट हैं। तो एक आप भी सॉफ्ट टारगेट हैं। आपको किस मोड़ पर ये आपको शक हुआ कि ये असली नहीं, ये मदद भी असली नहीं है बल्कि एक भी एक फ्रॉड है? साहब, जब मैंने इनको पैसा दिया, जब तक पैसा नहीं दिया था, इनका 10 दिनों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, डे 1 जब इनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और जिस दिन पैसा दिया, उन दोनों तारीखों में 10 दिन का अंतराल था। तो 10 दिनों में कोई भी ऐसा नहीं किया कि इन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। ये लगातार हमें रिस्पॉन्ड कर रहे थे 10 दिनों में। जिस दिन हमने इन्हें पैसा दिया उस दिन इन्होंने कहा कि हम आपको 48 आवर में रिस्पॉन्ड करेंगे। बात से इनका रिस्पॉन्ड आना बंद। उसके बाद आप तो और कोशिश किए होंगे, मैसेज किए होंगे, फिर उनके बाद क्या रवैया रहा, उनका क्या व्यवहार रहा? सर, मैंने इनको इंस्टाग्राम के इनके पेज पे DM किया, जो व्हाट्सएप पे कॉल किए, क्योंकि कॉल इनके उठना बंद हो गए इमीडिएट। मेरा शक उसमें यकीन में बदला जिन व्हाट्सएप के माध्यम से मैं कॉल कर रहा था, डायरेक्ट कॉल आ रही थी, कॉल व्हाट्सएप की बात नहीं करूंगा, मतलब नंबर व्हाट्सएप पे भी चालू था और कॉल पे भी चालू था। क्योंकि जेन्युइनिटी का तरीके कह सकते कि पैरामीटर होगा
होगा जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, जिस नंबर पर बात कर रहे हैं उसी नंबर पे उनका व्हाट्सएप चालू हो, तो ये रहता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है, कम से कम उस लेवल पे। तो बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाद उनके नंबर्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद किया, नॉट फिर 3 दिन लगातार व्हाट्सएप करने के, तो व्हाट्सएप पे भी जवाब देना बंद हो गया और व्हाट्सएप ही डिसअपियर हो गया, यानी कि इन्होंने वो नंबर के व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिए। मैंने इनको अप्रोच किया वहीं डिजिटल ब्लॉगर के माध्यम से, जो उनका इंस्टा पेज था वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस था, वो ईमेल मैंने वहां से निकाला, ईमेल या अपनी ईमेल आईडी से। उसके बाद मुझे ये कंफर्म हुआ कि ये फ्रॉड है। फिर मैं पीछे लग गया, मैंने इनके जुड़े हुए कई केसेस वैसे पॉपअप आने लगे, इनके रील्स के नीचे जो कमेंट है वो भी फिर मेरे पड़े, बहुत सारी चीजें पहले कमेंट या तो वो टेक्निकली हाइड किए गए नेगेटिव कमेंट्स या क्या था मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं था। प्राइमा फेसी जो मैंने इनके बारे में जानकारी ली थी उसमें मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि जिसमें इनके अचानक से ऐसा होता है कि नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई और इनके अगेंस्ट में रिपोर्ट भी होने लगे जो इनके पोस्ट थे वो। तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली और मैं श्योर हो गया कि मेरे साथ में एक और फ्रॉड हो चुका है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके साथ पहले डिजिटल फ्रॉड हुआ तो आपने एफआईआर की, उसमें आपने कुछ एक्टिविटी की, आप मतलब उसके अगेंस्ट आपने इनके अगेंस्ट क्या कुछ किया? इनके अगेंस्ट मैंने अभी फिलहाल कोई डॉक्यूमेंटेड एफआईआर नहीं की है। मेरी जो एफआईआर चल रही थी उसी को अमेंड करके मैंने एक लिखित कंप्लेन दिल्ली के ईस्ट दिल्ली एरिया के साइबर थाने में दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई तुम पहले से फ्रॉड का शिकार हो और वो अमाउंट बहुत बड़ी है, तो एक और केस को आप ऐड कराओ, जब इसको एग्जीक्यूट हो जाइए, क्योंकि साइबर का एक सिस्टम है, केस आपका रजिस्टर हो जाए, अप्रूव हो जाए, उसकी एफआईआर हो जाए तब आगे बढ़ो। तो जो आईओ थे पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने ये कहा कि आप पहले केस की एफआईआर को फोकस करो, जब उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए तब अभी के लिए आप पुलिस कंप्लेन देके छोड़ दो ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे, और जब आपकी एफआईआर हो जाएगी पुराने केस की तब हम इस पे काम करेंगे। आपका पहले ही इतना वित्तीय नुकसान हुआ, फिर आपकी मानसिक क्षति भी हुई, उस पर कोई व्यक्ति आपको भरोसे में ले करके ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ, 24 घंटे आपके लिए तत्पर हूँ, और आपसे एक छोटा सा रकम लेता है, तब आपकी मानसिक को क्या क्षति पहुंचती है? इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे सर आप? सब इस पे अब एज ए इंसान के तौर पर तो मैं क्या प्रतिक्रिया बोलूँ, को पहले से ही का मतलब ठगा हुआ था। व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय स्थिति पहले से डामाडोल थी, क्योंकि मेरे अपनी जो भी बचत थी वो तो गई, साथ में क्रेडिट कार्ड वो खड़े हो गए, वहां से मेंटल हैरेसमेंट तो मैं झेल ही रहा। उसके साथ जब मुझे साथ में ये हुआ तो मेरा अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि मैं मोबाइल से लोगों से बात करने से भी डरता हूँ। पता नहीं आपका भी फोन आया, जब आपसे संपर्क हुआ, आपसे जब बातचीत हुई तो पहले मैं आपको भी जवाब देने से बहुत डर रहा था। यस, मुझे एहसास हुआ इस बात का, और लगातार बहुत सारे लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो उनका भी यही रवैया है। मुझे पहले तो मैं डरा हुआ था कि मेरे क्योंकि इन्होंने भी मेरा डाटा के आधार कार्ड की वही डॉक्यूमेंट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आज की तारीख में आधार कार्ड पैन कार्ड, ये मेरे सारे डिटेल्स थे। तो पहले तो मेरी एक प्राइवेसी ब्रीच हो गई, मेरा डाटा लीक हो गया, ईमेल एड्रेस है, मेरे फादर का नाम है, बेसिक आप इस जगह पे किस तरीके से यूज करते हो जिसका कोई गेट नहीं है, वो लिया, वो एक लेने के बाद में कहाँ कैसे यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किसको बेचेंगे, किनसे क्या, उसमें क्या एक्टिविटी होगी, वो सब मतलब समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको एक विश्वास के साथ दिला सकता हूँ कि जिस नंबर से अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर 2008 मतलब जब सिम आने चालू हुए थे, आप सीरीज भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर की, जब सिम आने चालू हुए थे तब के ये नंबर्स हैं, और कभी नंबर नहीं बदले हमने, क्योंकि हमारे साथ में हम कभी सोचते ही नहीं कोई गलत, न ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी किसी के बारे में कोई गलत विचार आया, न कभी ये सोचा कि खुद के साथ ऐसा हो जाएगा। इतना पुराना नंबर है। आपका ये जीएसएम रिलायंस जीएसएम नंबर है? नहीं सर, एयरटेल का जीएसएम है। और तभी से शुरू से ही एयरटेल का ही है ये। और हम बहुत मतलब इस नंबर है, आईडी है,
माता पिता, जन्म की तारीख, पता भी वही है हमारा जन्म से जहाँ हम रहते हैं। कुछ कहीं पे कुछ गलत नहीं है, जो कुछ है वो जन्म अच्छा से सर, आप कुछ कारणवश आप अपना परिचय तो नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी व्यूअर के दृष्टिकोण से मैं पूछ रहा हूं कि बेसिक मतलब आपने कौन सी पुलिस थाना में कंप्लेन किया, या आप अपना स्टेट जाहिर करना चाहें तो परिचय ना बता करके अपनी पीड़ा तो बता रहे हैं, थोड़ा सा कोई क्लू देना चाहें ताकि लोगों को लगे हाँ कि ये इस स्टेट से है, उस पीड़ा से इनविजिबल जुड़ सके कोई उस स्टेट से हो तो। मेरा जो शरीर का जन्म है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिला बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मथुरा जिले से है। जी जी। कार्य क्षेत्र मेरा दिल्ली का है, जो कि 120 किलोमीटर की दूरी है। 85 नहीं मैं कर पाऊंगा, लगभग हजारों लोग आते जाते हैं कार्य के लिए दिल्ली, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। क्योंकि दिल्ली मेरा कार्य क्षेत्र है, इसलिए मैंने दिल्ली के ही थाने में साइबर कंप्लेन की थी और दिल्ली के ही थाने में मेरी कंप्लेन रजिस्टर हुई थी। आप बाकी लोगों को क्या सलाह देंगे सर, ताकि वे मतलब उनके साथ ऐसे वो फ्रॉड के शिकार न बने, इस तरह के डिजिटल ब्लॉगर या और भी किसी डिजिटल फ्रॉड में फंस गए हो तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, बताओ एक पीड़ित। मेरी एक ही सलाह होगी, जब तक इंसान से व्यक्तिगत तौर पे आप मिल न लो, व्यवहार न कर लो, सांकेतिक तौर पे मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी तरीके का व्यापारिक पैसे का वित्तीय लेन देन न कर। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर, क्योंकि मैं इतनी इस केस को, ये जो पहले जो टेलीग्राम वाला हिसाब किताब था उसमें तो मैं मिला नहीं था, बस एक ही कमी रह गई थी, बाकी बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। वो सारे डॉक्यूमेंट जिनमें मैं आधार कार्ड भी कह सकता हूँ, कह नहीं सकता, मैं आधार कार्ड भी कह रहा हूँ, आधार कार्ड का भी आदान प्रदान हुआ, वो सब फ्रॉड थे, टेम्पर्ड थे। और अभी जो डिजिटल ब्लॉगर जैसे वेरीफाइड पेज था, आप यदि डिजिटल ब्लॉगर की रेटिंग वगैरह देखेंगे, रील्स वगैरह देखेंगे, उनका एल्गोरिदम इस तरीके का है कि जब तक वो ठग नहीं लेते आपको तब तक उनके कोई डिजिटल या तो कमेंट्स वो डिलीट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, आपको कुछ नेगेटिव नहीं दिखेगा। मुझे नहीं समझ में आया इस तरीके का एल्गोरिदम जितना जो डिजिटल ब्लॉगर ने एआई के माध्यम से किया है या जिस भी माध्यम से किया है, मेरी जानकारी में नहीं है, पर ये पक्का है, इतना मैं श्योर हूँ कि आप जब तक उनसे कनेक्ट नहीं हो जाते आपको कुछ भी उनके बारे में पता नहीं चलेगा। तो मेरा अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप आभासी दुनिया से दूर हट के जिस भी तरीके का आपके वित्तीय लेन देन हो वो सामरिक दुनिया में हो, जान पहचान के लोगों के साथ हो और परिचित लोग। देश भर के युवाओं को, लोगों को, पीड़ितों को आह्वान किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि हम आपकी मदद के लिए एक पैर पे खड़े हैं, तैयार हैं 24 घंटे और 24x7। तो फ्रॉड फ्री कैंपेन के विषय में आप क्या कहेंगे सर? मैं आपके फ्रॉड फ्री कैंपेन को अपने तन, मन और आंतरिक व्यवस्थाओं से जितना मैं व्यक्तिगत तौर पे अरेंज कर पाऊंगा, धन से भी सहयोग करने की कोशिश करूंगा और आगे इसको प्रमोट भी करूंगा। मेरी कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जिनकी वजह से मैं अपनी पहचान और बाकी चीजों को सामरिक दुनिया में नहीं रख सकता कंप्यूटर पटल पे। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है मेरे साथ में अभी, जैसा मैंने पिछले आपसे बातचीत में बताया कि एक धोखाधड़ी, मैं उस धोखाधड़ी को लेकर तरीके से आंतरिक तौर पे आशंकित हूँ कि अपनी जान पहचान को अभी बताने के साथ साथ में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से आप आंतरिक व्यथा से गुजर रहे हैं तो आप अपनी पीड़ा बता सकते हैं, पर अपना परिचय मतलब कि आप बाध्य हो चुके हैं कि यार किसे बताऊं, कौन सच है कौन झूठ, आप फर्क तक महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है और यही कारण से मैं आपकी जो कैंपेन है उसको समर्थन देता हूं, ताकि मेरी पीड़ा मेरी रहे, बाकी और जो दुनिया, आजकल मोबाइल का जमाना है, हमारे पास बीसियों SMS व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं इजी मनी के। एक और लाइन में लास्ट में ऐड करूंगा, भाई कोई पैसा कभी भी आसानी से नहीं कमाया जा रहा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कभी पैसे के लेन देन व्यवहार में खासकर उन लोगों के साथ न जुड़े जो आपसे मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी सर, बेसिक मैं एक अंत में मतलब पूछना चाहूंगा, एक बात आपकी राय जानना चाहूंगा कि कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, क्योंकि उनको ये तो साइबर रिपोर्ट करना होता है, साइबर हो चुका है तो, या पुलिस कंप्लेन करना होता है। तो क्या कारण है कि आप अच्छे रेपुटेड जगह पर हैं, एक अच्छे मतलब क्वालिफाइड भी हैं, क्वालिफाइड, उसके बावजूद भी आपने डिजिटल ब्लॉगर को चुना और लोग चुन रहे हैं? मैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की एक छोटी सी लाइन याद करना चाहूंगा।
करूंगा। जी, अपने राष्ट्रीय जब कवि रामधारी सिंह जी का बताइए। नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ओह! तो मेरे साथ में वही हुआ। जब मेरे साथ में एक बार धोखाधड़ी हुई तो दोबारा फिर मैं उसे बचाने के चक्कर में एक और धोखे का शिकार हुआ। इसमें थोड़ा सा कानूनी कार्यवाही का जो दांवपेच है हुँ, वो उसको एक छोटा सा उसका एक हिस्सा है जो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से जनता के सामने रखना चाहूंगा। जी। डिजिटल ब्लॉगर जैसे फ्रॉड के और इनके ऐसे धोखेबाजों के उभरने का कारण भारतीय कानून की पेचीदगियां है। यस, उसी लूप होल का, उसी गैप का ये फायदा उठा रहे हैं। साहब मैंने जब एफआईआर की थी, एफआईआर के बाद मुझे हर तीसरे दिन थाने में जाना पड़ रहा है। मैं एक सैलरीड आदमी हूँ जो पब्लिक सर्विस में काम करता हूँ। कहाँ से भारत में आज की तारीख में 43% लोग सैलरीड हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक सर्विस में, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। उन 47% लोगों में मैं नहीं समझता हूँ कि आधा % भी ऐसे होंगे जो हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी लेकर के अपने व्यक्तिगत कामों को कर सके। तो ऐसी अवस्था में आप वही वर्किंग आवर्स में 9 से 5 के बीच में आप कैसे पुलिस थाने के चक्कर लगा सकते हैं कि आप कोर्ट जाएंगे, कि आप रिकवरी के लिए आप जब पेशियां होंगी उन पर जाएंगे। तो उस सारी कानूनी पेचीदगियों से थोड़ा सा निजात पाने के लिए एक तीसरा रास्ता जो मैं देख रहा था उसमें डिजिटल ब्लॉगर मुझे मिला, जो कि एक पूरी तरीके से वैसे ही फेक था, भ्रमित था जैसा कि पहले या बाकी के फ्रॉड होते हैं। और ये उन्हीं तरीके के लोगों को सॉफ्ट टारगेट करता है। उसमें ज्यादातर मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही होंगे, क्योंकि अनपढ़ लोगों को कानूनी पेचीदगियों का इतना जानकारी नहीं होती है। पढ़े लिखे लोगों को भाई ये यहाँ से एफआईआर होगी, फिर इस थाने पे नहीं काम बना तो आपको बड़े थाने जाना है, वहाँ पे फिर अलग अलग कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी हो, और फिर उसको मैं कहाँ छुट्टी लेके कब तक इनके पीछे भागता रहूंगा। कोई एक व्यक्ति क्या ये पूरे देश के लोगों को कह सकता है, किस आधार पे कह सकता है कि आप मुझे अपना डाटा दो, अपना आधार दो, पैन कार्ड दो, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा, और उसके नाम पे एक और शुल्क ले सकता है? ये क्या ये अपने आप में एक क्राइम नहीं है? आपके इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? सर आप 100% सही है। ये क्राइम के ऊपर एक क्राइम है। एक व्यक्ति जो पहले से ठगा जा चुका है, अपनी आर्थिक जिंदगी पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर चुका है, उस बंदे को आप एक तरीके से इमोशनल अत्याचार करके, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके हिप्नोटाइज करते हैं, और इस तरीके से आप भ्रामक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपकी पुलिस चक्करों से मैं बचाऊंगा, आपकी कंप्लेन को आगे ले जाऊंगा, आपकी रिकवरी में मदद कराऊंगा, आपके साथ में मैं खड़ा रहूंगा 24 घंटे, आप 24 घंटे मुझे फोन करिए। और भले ये अमाउंट छोटी है, लेकिन छोटी एक व्यक्ति के लिए है, कानूनी तौर पे देश के लाखों युवाओं का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो करोड़ों का घोटाला हो रहा है, और डिजिटल ब्लॉगर के माध्यम से, ये फ्रॉड फ्री कैंपेन के माध्यम से। जी आप सही कह रहे हैं। डिजिटल ब्लॉगर की छोटी सी अमाउंट लेकर के बूंद बूंद से इसने अपना भ्रष्टाचार का इतना बड़ा समंदर इकट्ठा कर लिया है, इतना इसने तालाब भर लिया है कि कानून को भी इसमें सोचना चाहिए। यदि कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ऑलरेडी एक रिटन कंप्लेन दे चुका हूँ। मैं क्योंकि पहले से एक बड़े फ्रॉड में फंसा हुआ हूँ, और एक फ्रॉड के चक्कर में पुलिस थाने के चक्कर लगाने से खुद को बचाने के चक्कर में मैंने इस वाली कंप्लेन को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया है, जो डिजिटल ब्लॉगर के अगेंस्ट में की हुई है। चलिए शुक्रिया सर, आपने अपना पीड़ा रखा हमारे बीच, हम सबके बीच, और इस पीड़ा से किसी को कोई सीख मिले, सबक मिले, तो वो सजग होंगे, जागरूक होंगे, सतर्क रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आप हमसे अपनी पीड़ा साझा किया। आपके आगे इस पे और कुछ अपडेट हो, आप कोई कार्रवाई करते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो बताइएगा, अवगत कराइएगा, या आपके कोई टच में इस तरह का व्यक्ति आए, कोई पीड़ित मिले तो हमसे उसे कनेक्ट करिएगा, और मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। डिजिटल ब्लॉगर उर्फ असीम जुनेजा एक गिद्ध की तरह है। जैसे गिद्ध मरे हुए जानवर का मांस नोच नोच कर खाता है, ठीक उसी तरह ये डिजिटल ब्लॉगर लूटे हुए को और लूटता है, ठगे हुए को और ठगता है, किसी पीड़ित को मदद का आश्वासन देकर उनसे पैसे की उगाही करता है, ये उनके भरोसे का गला घोटता है। आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये अपनी आवाज़, अपनी कहानी लोगों तक साझा कीजिए, हमसे साझा कीजिए। धन्यवाद।